Welcome to Agro Academy online learning platform, a credible, reliable and affordable learning space for agriculture aspirants. साथियों, ये हमारी सुंडा सीरीज की तीसरी क्लास होने वाली है। पहली दो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे भी देखें और क्लास की PDF को एग्रो एकेडमी के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर लें। और जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक ज़रूरी सूचना, रिपब्लिक डे का ऑफर आज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स एफ और मेंस की तैयारी बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो पेडॉन 2.0 फाउंडेशन बैच को ज़रूर से ज्वाइन करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज हम कृषि विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, मिट्टी। तो पहला ही टर्म मेरे सामने है सॉल्टेशन। Saltation. So, saltation is a process of wind erosion. This describes how soil particles move in a series of jumps, driven by the wind. जंप्स मतलब उछलना। हाँ, अब इसे हिंदी में समझते हैं। Saltation हवा द्वारा मिट्टी के कटाव का एक तरीका है। इसमें होता क्या है कि मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो हवा के साथ उछल कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अच्छा, जैसे हवा में नमक के दाने उछल रहे हो। बिल्कुल, इसीलिए शायद ये नाम है। और ये जानना बहुत जरूरी है। स्टेट PSC और एग्री सुपरवाइजर एग्जाम्स में ये सीधा प्रश्न बनता है कि सॉल्टेशन किससे संबंधित है। और गलती कहाँ होती है? छात्र इसे अक्सर पानी के कटाव मतलब वाटर इरोजन से कंफ्यूज कर देते हैं। ऑप्शन में यही गलती करवाते हैं। तो याद रखना है, सॉल्टेशन मने हवा में नमक की तरह उछलते कण। ठीक है, सो टू रिपीट, सॉल्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ विंड इरोशन। समझ गए। अब इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है इरोजन परमिटिंग क्रॉप मेज। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। मक्का, और वो कटाव को बढ़ावा देता है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। सो एन इरोजन परमिटिंग क्रॉप इज मेज. Maize is considered erosion permitting because its wide spacing leaves the soil exposed for longer periods. अच्छा, वाइड स्पेसिंग की वजह से। मक्का एक ऐसी फसल है जो मिट्टी के कटाव को एक तरह से बढ़ावा देती है, क्योंकि इसकी कतारों में दूरी ज्यादा होती है और शुरुआत में पौधे जमीन को ढक नहीं पाते, तो मिट्टी खुली रहती है। और ये IBPS AFO में MCQ के रूप में पूछा गया है। हाँ बिल्कुल। सो वी मस्ट रिमेंबर, इरोजन परमिटिंग क्रॉप इज मेज। तो फिर इसका उल्टा भी होगा, ऐसी फसलें जो कटाव को रोकती हैं। बिल्कुल, उन्हें कहते हैं इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, काउपी एंड ग्राउंडनट. These are cover crops. They grow close to the ground and form a protective layer. मतलब ये जमीन पर एक चादर की तरह फैल जाती हैं, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो द टेक अवे इज इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप्स, कॉपी एंड ग्राउंडनट। अब मिट्टी की बात हो रही है तो सिंचाई की भी बात कर लेते हैं। यहाँ एक आंकड़ा है, irrigation efficiency of loamy soil 70%. Yes, a very important value. Irrigation efficiency of loamy soil is 70%, which is the highest among all soil textures. This is because it has the best water holding capacity and drainage. मतलब दोमट मिट्टी की सिंचाई दक्षता 70% है, जो सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता और जल निकासी दोनों ही बेहतरीन होती हैं। और ये न्यूमेरिकल, ये सीधा क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम्स में। और छात्र इसमें क्या गलती करते हैं? कंफ्यूजन होता है 60% या 80% में। तो एक ट्रिक याद रख सकते हैं, लोम है नंबर 1, एफिशिएंसी 70। बढ़िया है। सो वंस अगेन, इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ लोमी सॉइल इज 70%। चलिए अब कुछ और क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं इसी टेबल से। अगला है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, इट्स अ मेथड फॉर सोइंग इन ड्राई लैंड एरियाज, मतलब सूखी खेती में छिड़काव विधि। और सबसे एफिशिएंट इरिगेशन मेथड वो है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप सिंचाई सबसे कुशल विधि है, जैसा हमने बात की थी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं? साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं। मल्च क्रॉप्स का क्या काम है? सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन। मल्च फसलें नमी संरक्षण के लिए होती हैं। एक हर्बिसाइड का नाम है यहाँ, फ्लूक्लोरिलिन। यस, फ्लूक्लोरिलिन। इट्स अ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड हर्बिसाइड, मतलब इसे बुआई से पहले ही मिट्टी में मिला दिया जाता है। कुछ फसलों के लिए खास सॉइल pH भी दिया है, राइस, टी, पोटैटो 4 से 6। बिल्कुल, धान, चाय और आलू के लिए अम्लीय pH मतलब 4 से 6 सबसे अच्छा होता है। लेग हीमोग्लोबिन, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। लघ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है
खासकर दलहनी फसलों की जड़ों में। राजस्थान की एनुअल रेनफॉल कितनी है? यह आंकड़ा भी जरूरी है। 500 to 575 mm। राजस्थान की वार्षिक वर्षा 500 से 575 मिलीमीटर। पौधों के लिए कौन सा पानी सबसे उपयोगी है? कैपिलरी वाटर, केशिका जल। यही वो पानी है जिसे पौधे अपनी जड़ों से खींच पाते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्टीट्यूड में क्या रिश्ता है? As altitude increases, atmospheric pressure decreases। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वायुमंडलीय दाब घटता है। ज्यादातर फसलों के लिए ऑप्टिमम पीएच? ये होता है 6.5 to 7.0। मतलब हल्का सा अम्लीय से न्यूट्रल। सिंचाई से जुड़े कुछ और शब्द हैं, डेल्टा, ड्यूटी और बेस पीरियड। हाँ, डेल्टा इज द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप। फसल को जितने पानी की गहराई चाहिए वो डेल्टा है। और ड्यूटी? ड्यूटी इज द एरिया इरिगेटेड बाय 1 क्यूसेक ऑफ वाटर। 1 क्यूसेक पानी से जितना क्षेत्र सिंचित होता है वो ड्यूटी है। बेस पीरियड? द ड्यूरेशन फॉर विच इरिगेशन इज सप्लाइड। सिंचाई आपूर्ति की कुल अवधि। एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है, स्प्रिंकलर इरिगेशन से फसलों को ठंड से बचाया जा सकता है। हाँ, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण होता है। जब पानी जमता है तो गर्मी छोड़ता है जिससे पत्तियां बच जाती हैं। बेंच टेरेसिंग के लिए कितनी ढलान चाहिए? 16 to 33%। बेंच टेरेसिंग 16 से 33% ढलान पर की जाती है। और एग्रोनॉमिक इरोजन कंट्रोल? ये 2% से कम ढलान पर प्रभावी है। मतलब कृषि संबंधी कटाव नियंत्रण। बहुत बढ़िया। तो इस सेक्शन का एक छोटा सा रिकैप हो जाए? जरूर। तो इस टेबल का रिकैप सॉल्टेशन, हवा का कटाव है। दोमट मिट्टी की सिंचाई दक्षता 70%, राजस्थान की वर्षा 500-575 मिलीमीटर और बेंच टेरेसिंग 16-33% ढलान पर। याद रखो, बेसिक वैल्यूज ही स्कोरिंग होती हैं। बिल्कुल। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं जो है फसलें, उनकी किस्में और फसल प्रणालियों के बारे में। ठीक है, तो पहला फैक्ट, मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स इन इंडिया। ये तो चना ही होगा। सही। चिकपी और ग्राम। इंडिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली दलहनी फसल चना है। ये AFO और नाबार्ड में एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। ठीक है। सो द मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स इन इंडिया इज चिकपी। अगला है बाथुआ, चेनोपोडियम एल्बम। ये क्या है? ये एक C3 वीड है। बथुआ एक C3 खरपतवार है। जौ की भी 2 किस्में हैं यहाँ, 2 रोड और 6 रोड। हाँ, 2 रोड बार्ली का वानस्पतिक नाम है हॉर्डियम डिस्टिचॉन और 6 रोड बार्ली का है हॉर्डियम वुल्गेरे। पहला AICRP किस फसल पर शुरू हुआ? मेज इन 1957। पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट मक्का पर 1957 में शुरू हुआ था। BT कॉटन के लिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। BT कपास के लिए इष्टतम पौधों की संख्या 10,000 प्रति हेक्टेयर है। इस वैल्यू को कंफ्यूज मत करना। ड्रॉप्सी डिजीज किससे होता है? ये होता है आर्जिमोन मैक्सिकाना से, मतलब सत्यानाशी के बीजों की मिलावट से। एमिनोफिलिक क्रॉप्स कौन सी हैं? शुगरकेन एंड राइस, गन्ना और धान एमिनोफिलिट फसलें हैं। मतलब ये अमोनिकल नाइट्रोजन पसंद करती हैं। भारत में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल? वो है वीट, गेहूं। और सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला फल? मैंगो, आम, क्षेत्रफल की दृष्टि से। पूसा जायंट, ये किसकी किस्म है? ये 3 फसलों की किस्म है, बरसीम, नेपियर घास और पपीता। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। अच्छा, ये याद रखना होगा। ब्लैक ग्राम की कुछ किस्में? T9 और पांत U19, ये उड़द की मशहूर किस्में हैं। और मोठ बीन की? RMO 40 और RMO 257, ये मोट की किस्में हैं। मूंग की कुछ एलीट वेराइटीज? पूसा भासाखी और SML 668। भारत का पहला बाजरा हाइब्रिड? HB1 रिलीज्ड इन 1965। ये सन और किस्म दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला मानव निर्मित अनाज? ट्रिटिकेली, इट्स अ क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई। गेहूं की कोई ऐसी किस्म जो सभी रस्ट के प्रतिरोधी हो? हाँ, छोटी लरमा। हरित क्रांति में किस गेहूं की किस्म का बड़ा योगदान था? HD2329, इसका अधिकतम योगदान था। गन्ने में रैटून क्रॉप कितनी बार लेना सही है? जनरली ओनली 1 टाइम। गन्ने में पेड़ी की फसल एक बार लेना ही आर्थिक रूप से उचित है। और आखिरी, 1 हेक्टेयर धान के लिए नर्सरी का एरिया कितना चाहिए? 0.10 हेक्टेयर और 1000 स्क्वायर मीटर्स। ये न्यूमेरिकल भी सीधा सवाल बनता है। और यहीं पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, एग्रो एकेडमी का IBPS AFO फाउंडेशन बैच आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ
कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें। डिटेल्स टेलीग्राम पर देखें। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल, तो इस सेक्शन का भी एक रिकैप कर लेते हैं। हाँ, तो इस टेबल का रिकैप। भारत की मुख्य दाल चना, पहला हाइब्रिड बाजरा HB1 जो 1965 में आया, बीटी कॉटन की आबादी 10,000 प्रति हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर धान के लिए नर्सरी 0.10 हेक्टेयर। याद रखो, ये डेटा आधारित प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं। बहुत अच्छे। अब हम तीसरे भाग पर आते हैं, पोषक तत्व, उर्वरक और फिजियोलॉजी। चलिए, पहला है मक्के की पत्तियों का लाल और बैंगनी होना। ये किसकी कमी है? ये फास्फोरस डिफिशियंसी का लक्षण है। करेक्ट। फास्फोरस डिफिशियंसी इन मेज लीड्स टू रेडिश पर्पल लीव्स। ये एक क्लासिक लक्षण है। नाइट्रोजनेज एंजाइम का क्या काम है? इट इज द एंजाइम ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन। नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। नाइट्रेट रिडक्शन के लिए कौन सा तत्व चाहिए? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम आवश्यक है। कौन सी फसल सबसे ज्यादा पोटेशियम लेती है? पोटैटो। आलू सबसे ज्यादा पोटेशियम ग्रहण करने वाली फसल है। सूरजमुखी तेल में कड़वाहट क्यों आती है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी इन सनफ्लावर ऑयल इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन। ये प्रैक्टिकल सवाल। 500 लीटर पानी में 0.1% घोल बनाने के लिए कितना केमिकल चाहिए? 500 ml 500 मिलीलीटर। केमिकल सेफनर्स क्या होते हैं? हर्बिसाइड एंटीडोट्स। ये रासायनिक सेफनर हर्बिसाइड के बुरे प्रभाव को फसल पे कम करते हैं। हरी खाद के बाद कौन सा उर्वरक देना चाहिए? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक उर्वरक को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रास टेटेनी बीमारी किसकी कमी से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। ग्रास टेटनी मैग्नीशियम की कमी से होता है, खासकर पशुओं में। PMA का पूरा नाम और काम? फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। इसका उपयोग वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट। धान में टिप बर्न क्यों होता है? यह पानी में डूबे रहने के कारण O2 और N2 की कमी से होता है। देही सेंस किसे कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ पॉड एट मैच्योरिटी। परिपक्वता पर फली का अपने आप फटना डेहेसेंस कहलाता है। यूरिया के हाइड्रोलाइसिस का पहला प्रोडक्ट क्या है? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस सेक्शन का रीकैप? इस टेबल का रीकैप। मक्के में फॉस्फोरस की कमी से पत्तियां बैंगनी, नाइट्रेट रिडक्शन के लिए मोलिब्डेनम, आलू में सबसे ज्यादा पोटेशियम अपटेक और ग्रास टेटनी मैग्नीशियम की कमी से। याद रखो, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। अब एक मिक्स्ड सेक्शन है जिसमें सिंचाई, जलवायु और दूसरे तथ्य हैं। ठीक है। पहला है इजिप्ट। 100% इरिगेटेड एरिया। हाँ, मिस्र में 100% सिंचाई होती है। और सबसे ज्यादा इरिगेशन एफिशिएंसी वो है इजराइल। इजराइल में। और दुनिया में सबसे ज्यादा कुल सिंचित क्षेत्रफल? वो भारत में है। इंडिया हैज द हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। जलवायु से जुड़ा एक तथ्य है ऑप्टिकल वेवलेंथ रेंज। 0.3 to 15 μm। ये रिमोट सेंसिंग में ऑप्टिकल वेवलेंथ रेंज है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। यस, इक्वल डे एंड नाइट एट द इक्वेटर। क्लॉथ लाइन इफेक्ट और ओएसिस इफेक्ट क्या है? क्लॉथ लाइन इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर, मतलब क्षैतिज उष्मा स्थानांतरण, और ओएसिस इफेक्ट है वर्टिकल हीट ट्रांसफर, मतलब ऊर्ध्वाधर उष्मा स्थानांतरण। डोल्ड्रम्स या ITGC? ये लो प्रेशर जोन नियर द इक्वेटर है, भूमध्य रेखा के पास निम्न दबाव का क्षेत्र। बायोक्लाइमेटिक लॉ किसने दिया? हॉपकिंस ने। वेदर की परिभाषा? किसी निश्चित स्थान और समय पर वातावरण की स्थिति। क्यूबॉइडल पैटर्न का क्या फायदा है? इसमें मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन आती है। पैरेलल क्रॉपिंग क्या है? बिना प्रतिस्पर्धा वाली फसलों को एक साथ उगाना। और मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग? अलग अलग ऊंचाई वाली फसलों को एक साथ उगाना। स्पाइक टूथ हैरो किस तरह का उपकरण है? ये सेकेंडरी टिलेज का उपकरण है, द्वितीयक जुताई का। ब्लेड हैरो का दूसरा नाम? बखर। इसे बखर भी कहते हैं। गीली भूमि में हल की कार्यक्षमता? 0.1 हेक्टेयर इन 8 आवर्स। प्लांट रेक्टेंगुलरिटी क्या है? पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी का अनुपात। और ज्वार के क्या उपनाम है? इसे कैमल क्रॉप और किंग ऑफ कोर्स सीरियल्स कहते हैं, मतलब ऊंट फसल या मोटे अनाजों का राजा। चलिए, तो इस विविध सेक्शन का भी एक छोटा रिकैप करते हैं। हाँ, तो इस सेक्शन का रिकैप। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र भारत में, ज्वार को कैमल क्रॉप कहते हैं, और मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग में अलग अलग ऊंचाई की फसलें होती हैं। याद रखो, ये विविध तथ्य आपकी रैंक सुधार सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, पुरस्कार, अर्थव्यवस्था और कुछ खास तथ्य। लेट्स बिगिन। भारत में सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है? रफी अहमद किदवाई अवार्ड। करेक्ट। जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी का ट्रेंड क्या है? ये घट रही है, डिक्रीजिंग।
एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग कब शुरू हुई? 7th 5-year प्लान में 1988 में। धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी BGA विद एजोला। कृषि वस्तुओं में सबसे ज्यादा एक्साइज रेवेन्यू किससे आता है? तंबाकू से। तंबाकू से। चीनी उत्पादन और खपत में भारत का स्थान? फर्स्ट, पहला। हाइब्रिड कॉटन का व्यवसायीकरण सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य? कर्नाटका। दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक? चीना। चीन। और तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान? थर्ड, तीसरा। एक आखिरी और दिलचस्प फैक्ट, मक्का से जर्म को किस लिए अलग किया जाता है? फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गर्भ निरोधक बनाने के लिए। वाह! तो इस आखिरी टेबल का रिकैप? इस टेबल का रिकैप, सर्वोच्च कृषि पुरस्कार रफी अहमद किदवई, चीनी उत्पादन में भारत नंबर 1 और संकरित कपास सबसे पहले भारत में। याद रखो, ये फैक्ट्स कृषि के आर्थिक महत्व को दर्शाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हमने बहुत सारे जरूरी आंकड़ों और तथ्यों को कवर किया है। हाँ, अब एक फाइनल क्विक रिवीजन करते हैं सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वैल्यूज का। जरूर। दोमट मिट्टी की सिंचाई दक्षता 70%, राजस्थान की वर्षा 500 से 575 मिलीमीटर, बेंच टेरेसिंग के लिए ढलान 16 से 33%, बीटी कपास की आबादी 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर धान के लिए नर्सरी क्षेत्र 0.10 हेक्टेयर, और पहला बाजरा हाइब्रिड HB1 1965 में। और इनमें से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज कौन से हैं? वो हैं बीटी कपास जनसंख्या 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर, धान के नर्सरी का क्षेत्रफल 0.10 हेक्टेयर फॉर 1 हेक्टेयर, बेंच टेरेसिंग का ढलान 16 से 33%, अधिकांश फसलों के लिए इष्टतम pH 6.5 से 7.0। पहला संकर बाजरा HB1 1965 में, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली दाल चना, और नंबर 7 भारत का चीनी उत्पादन में स्थान पहला। और नंबर 7 ये लगभग हर एग्जाम में आते हैं। बहुत ही शानदार। ये रिवीजन बहुत मददगार रहेगा। बिल्कुल। क्लास PDF रिवाइज करें और रिटेंशन के लिए ऑडियो को रीप्ले करें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। NR सुंडा बुक्स का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।